हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6। तो ये जो मैंने चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो बनाए हैं या एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित बनाए हैं। मैंने इसमें किसी भी क्लास का जिक्र नहीं किया है। चाहे आप छठवीं हो, आठवीं हो, सातवीं हो, नौवीं हो, 10वीं हो, 11वीं, 12वीं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हो, सभी के लिए ये एनसीईआरटी सिलेबस अनुसार आप सभी के लिए यह उपयोगी होंगे। तो चलिए आज का हमारा एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। तो इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर नंबर नंबर बाय नंबर दे रखा है। तो अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आपको तो यहाँ जो इसके मुख्य बिंदु हैं यहाँ पर देखना है कि हमें चाहिए क्या, यानी कि पढ़ना क्या है। तो मैंने इसमें सभी को पॉइंट टू पॉइंट ऐड कर रखा है। तो आप जिस भी पॉइंट को देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में आ जाएं, तो उस पॉइंट पर थोड़ी वीडियो को स्किप करके आप देख सकते हैं। तो चलिए, जो आज के हमारे इस वीडियो के मुख्य बिंदु हैं, तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। चलिए, तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। उसके बाद देखेंगे कोशिका विभाजन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है। तो उसके बाद में हमारा जो कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है, तो उनको हम देखेंगे। पहला होता है असूत्रीय कोशिका विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री कोशिका विभाजन और तीसरा होता है हमारा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन विभाजन अब इसके अंदर भी होते हैं, यानी जो असूत्री कोशिका विभाजन है उसमें तो उसमें एक ही अवस्था होती है और थोड़ा सा ही होता है और वह खत्म है। इसके बाद जो समसूत्री कोशिका विभाजन है, यह पहले कोशिका विभाजन के अंतर्गत आते हैं। फिर कोशिका विभाजन जो समसूत्री कोशिका विभाजन है, इसकी भी 4 स्टेज होती है। पहली होती है इंटरफेज, सॉरी 4 नहीं 5 स्टेज होती है। पहली इंटरफेज, दूसरी प्रोफेज, तीसरी मेटाफेज, चौथी एनाफेज और पांचवी टेलोफेज। तो समसूत्री कोश पहले हम समसूत्री कोशिका विभाजन को पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर इन पांचों स्टेजों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी 2 प्रकार से होता है। पहली होती है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रथम और दूसरी होती है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वितीय। तो जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है, वह 4 स्टेज में होती है। पहली प्रोफेज फर्स्ट, दूसरी मेटाफेज फर्स्ट, तीसरी एनाफेज फर्स्ट और चौथी टेलोफेज फर्स्ट। अब जो प्रोफेज अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रथम है, इसकी जो प्रोफेज फर्स्ट है, इसमें भी 5 स्टेज होती है। तो इसको भी मैंने ए बी सी डी ई से कैटेगरी में बांट रखा है। तो इसमें जो ए कैटेगरी है वह है लेप्टोटीन, बी है वह है जाइगोटीन, और सी है वह है पैक्टिन और डी है वह है डिप्लोटीन और ई है वह है डाइकाइनेसिस। तो इन सभी को मैंने जिस प्रकार से इसमें ऐड कर रखा है, इसी प्रकार से आगे विस्तार से पढ़ाया है। अब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो द्वितीय है, इसमें भी 4 स्टेज होती है। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। तो यहाँ पर थोड़ी सी में मिस्टेक हो गई है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट नहीं है, यहाँ पर सेकंड है, क्योंकि मैंने फर्स्ट हमने पहले ही ऊपर डिस्कस कर ली है। ये यहाँ पर सभी सेकंड सेकंड है, जैसा कि इंग्लिश में तो सही टाइप हो गया है, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। अब आगे हम क्या देखेंगे, आगे देखेंगे हम जो हमारा तीसरा पॉइंट मुख्य बिंदु होगा वह होगा समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर। और जो चौथा पॉइंट देखेंगे वह देखेंगे समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व। इस प्रकार से इन सभी पॉइंटों को हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो जहां तक देखा जाए तो कोशिका विभाजन से मैंने इसमें एक भी पॉइंट मिस नहीं किया है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आपको अपनी कक्षा का चैप्टर देखना है कि वह किस बारे में चैप्टर है। तो मैं यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी के सभी चैप्टरों को कंप्लीट करूंगा। तो आप जिस प्रकार से मैंने इसमें मुख्य बिंदु दे रखे हैं, इसी प्रकार से मैं सभी वीडियो में मुख्य बिंदु दे रखे हैं। तो आपको ये देखना है कि हमारा जो अध्याय है उसमें कुछ किस बिंदु के बारे में बताया गया है, और उस बिंदु को इसमें देखकर आप लोग इस वीडियो से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आप ही देखिए पहले किताबों से मुख्य मुख्य पॉइंटों को छांटना, उसके बाद कंप्यूटर में टाइप करना कितनी मेहनत लगती है। तो ये सभी मेहनत आप ही लोगों के लिए करती हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और अगर एनसीईआरटी के इसी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर सभी सब्जेक्टों को पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। तो कोशिका विभाजन सर्वप्रथम नंगेली ने तथा
नगेली ने 1882 में, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग में एक्स्ट्रा टाइप हो गया है। सर्वप्रथम नगेली ने 1882 में फ्लेमिंग फ्लेमिंग ने कोशिका विभाजन का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर जो ये तथा है, यहाँ पर इसको, यहाँ पर 1882 ई के बाद आना था, यानी कि सर्वप्रथम नगेली ने तथा फ्लेमिंग ने कोशिका विभाजन का सिद्धांत दिया था। तो थोड़ी बहुत टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर पर लगातार काम करते करते थोड़ी बहुत टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। चलिए, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2। किसी एक कोशिका से, यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि कोशिका विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था, तो यह नागेली तथा फ्लेमिंग ने 1882 में दिया था। अगला पॉइंट है, किसी एक कोशिका से दो कोशिकाओं का बनना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। यानी कि जो कोशिका विभाजन है, वह एक कोशिका से दो कोशिका का बनना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। या एक कोशिका का टूटकर, या इसकी इसी की दूसरी परिभाषा देखें, एक कोशिका का टूटकर दो या अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। तो ये है जो हमारी कोशिका विभाजन की दो प्रकार से परिभाषाएं हैं। तो अगर कोशिका विभाजन की परिभाषा अगर क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो आप लोग इन दोनों परिभाषाओं में से, यानी कि एक कोशिका की जो परिभाषा है वह है यहाँ तक, और या उसी की दूसरी परिभाषा है वह है यहाँ से यहाँ तक। तो आप लोगों को जो कोशिका विभाजन की परिभाषा अच्छी लगे उसको ऐड कर सकते हैं। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं, यानी कि जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं। यानी कि अगर हिंदी में कहें तो मातृ कोशिका कहते हैं। तथा विभाजन के बाद, जब विभाजन हो जाता है तो उसके बाद जो नई कोशिका बनती है तो उसे डॉटर सेल या पुत्री कोशिका कहते हैं। अगला पॉइंट, 1855 ई में 1855 ई में बर्चो ने सिद्ध किया कि 1855 में जो बर्चो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सिद्ध किया कि नवीन कोशिकाओं का जन्म पहले से विद्यमान कोशिकाओं से होता है। अर्थात कोशिका विभाजन का प्रमुख कार्य एक कोशिका से अनेक संतति कोशिकाओं को जन्म देना है। यानी कि जो हमारे बर्चो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1855 ई में अपने शोध के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि जो नवीन कोशिकाएं बनती हैं, वह जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उन्हीं से विभाजन होकर नई कोशिकाओं का जन्म होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जंतुओं में कोशिका विभाजन, यानी कि जो जीव जंतु हैं जैसे मनुष्य है, गाय, भेड़, बकरी, तो जो जंतुओं में कोशिका विभाजन होता है बस सेंट्रोसोम करता है या सेंट्रोसोम द्वारा होता है। जबकि जो पादप यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनका कोशिका विभाजन होता है वह होता है सेल प्लेट के द्वारा। तो कभी क्वेश्चन ये आता है कि जंतुओं में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, तो वह होता है सेंट्रोसोम द्वारा। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि पादपों यानी पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, तो वह होता है सेल प्लेट के द्वारा। चलिए अब देखते हैं कोशिका विभाजन के प्रकार। जैसा कि हमने जो हमारा मुख्य बिंदु था, जिस प्रकार से उसमें देखा था उसी प्रकार से मैंने इसमें विस्तृत मटेरियल भी ऐड किया है। तो कोशिका विभाजन के प्रकार, तो सबसे पहले कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। पहला होता है असूत्री कोशिका विभाजन, अ, ये माइटोसिस है। दूसरा होता है समसूत्री कोशिका विभाजन, माइटोसिस। और तीसरा होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, यानी कि मियोसिस। जैसा कि मैंने यहाँ पर दे भी रखा है, ये है हमारा असूत्री कोशिका विभाजन, ये है समसूत्री कोशिका विभाजन, और यह है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो जो असूत्री कोशिका विभाजन है उसमें कुछ नहीं होता है, केवल एक केंद्रक होता है और एक दो चीजें होती हैं। तो इसमें सिंपल सा यहाँ से पहले कट लगता है, फिर धीरे धीरे वह कट और गहरा होकर और दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है और असूत्री कोशिका विभाजन कंप्लीट हो जाता है। तो सभी को हम बारी बारी आगे पढ़ते हैं। यहाँ तो मैंने आप लोगों को समझने के लिए दे रखा है कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। अब आगे पढ़ते हैं बारी-बारी से सभी को। तो जो कोशिका विभाजन की, जैसे कि मैंने ऊपर भी स्टेजें बताई थी आपको, तो उसी प्रकार से कोशिका विभाजन किस-किस तरह से होता है, तो मैंने वहीं पर वही यहाँ पर भी दे रखा है। सबसे पहले कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है, असूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो जो अशुद्धि कोशिका विभाजन है वह तो यहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इसके बाद जो संश्रुति कोशिका विभाजन होता है, जैसा कि मैंने ऊपर मुख्य बिंदु में भी बताया था, यह 5 स्टेज में होता है। तो यहाँ पर शायद इंटरफेज की एक स्टेज छूट गई है।
तो पहली होती है इंटरफेज, दूसरी होती है प्रोफेज, तीसरी होती है मेटाफेज, चौथी होती है एनाफेज और पांचवी होती है टेलोफेज। इस प्रकार से हमारी जो कोशिका विभाजन की का दूसरा प्रकार समसूत्री कोशिका विभाजन कंप्लीट हो जाता है। अब है जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है, यह सबसे अधिक और कठिन कोशिका विभाजन होता है। तो इसमें जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है, जैसा कि मैंने ऊपर बिंदु में भी आपको समझाया था, दो प्रकार से होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वितीय। तो सबसे पहले देखते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रथम। यह 4 स्टेज में होता है। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। अब जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वितीय है, यह भी 4 स्टेज में होता है। 4 स्टेज में होता है। प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टेलोफेज सेकेंड। अब यहाँ पर जो प्रोफेज तो इस प्रकार से हमारा द्वितीय फेज कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम असूत्री कोशिका विभाजन यानी कि एमाइटोसिस कोशिका विभाजन। तो एमाइटो कोशिका विभाजन कोई ज्यादा कठिन कार्य नहीं है। इसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियोज होता है और न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियोज यानी इसमें जो द्रव भरा रहता है, कोशिका द्रव। तो सबसे पहले इसमें बीच से कट लगता है, जिसे हम कंट्रिक्शन कहते हैं। इसके बाद में यह कट और गहरा होकर दो कोशिकाओं में, केंद्रक भी दो भागों में बढ़ जाता है, कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार से दो नई कोशिकाएं बन जाती हैं, यानी कि डॉटर सेल बन जाती है और यह हमारा असूत्री कोशिका विभाजन कंप्लीट हो जाता है। असूत्री कोशिका विभाजन कम विकसित एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जैसे कवक, शैवाल। तो कभी क्वेश्चन ये आता है कि असूत्री कोशिका विभाजन किसमें होता है, तो ये अधिकतर एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें यह असूत्री कोशिका विभाजन होता है, जैसे कवक और शैवाल इत्यादि। मतलब जितने भी, कवक ही शैवाल से मतलब नहीं है, जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं। यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। प्रोकैरियोटिक का अर्थ है एक कोशिकीय जीवों में, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझा। अगला पॉइंट है असूत्री कोशिका विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है, आगे चलकर वह बीच से धस जाता है, जैसा कि हमने ऊपर चित्र में देखा, धस जाता है और दो भागों में बढ़ जाता है और असूत्री कोशिका विभाजन कंप्लीट हो जाता है। अगला पॉइंट है असूत्री कोशिका विभाजन पहले केंद्रक विभाजित होता है, यानी कि जो असूत्री कोशिका विभाजन है, इसमें जो कोशिका का केंद्रक होता है, सबसे पहले वह विभाजित होता है। फिर कोशिका द्रव यानी कि असूत्री कोशिका विभाजन है, वह उस कोशिका में सबसे पहले केंद्रक विभाजित होगा, फिर उसमें जो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव भरा हुआ है, वह विभाजित होगा और अंत में दो दो कोशिकाएं बन जाती हैं, जैसा कि हमने ऊपर चित्र में देखा था। अगला पॉइंट अगला है हमारा जो असूत्री कोशिका विभाजन है कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन यानी माइटोसिस कोशिका विभाजन। तो माइटोसिस कोशिका विभाजन है, यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। तो चलिए हम इसे भी पॉइंट बाय पॉइंट कवर करते हैं। तो पहला पॉइंट है समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज 1882 में डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। तो कभी क्वेश्चन ये आता है कि समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी, तो समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज 1882 में डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं यानी कि सोमैटिक सेल में होता है। तो यह विभाजन है जो समसूत्री कोशिका विभाजन है, यह कायिक कोशिकाओं में, जैसे हमारे हाथ हैं तो इसमें कायिक कोशिकाएं होती हैं। जैसे हमारे हाथ में कोई चोट लग जाती है तो वहां पर लाल पड़ जाता है, तो यानी कि वहां की कोशिकाएं मर जाती हैं। तो उसके जो आसपास की सही कोशिकाएं हैं, वह देखती हैं कि यहाँ पर कोशिकाएं मर चुकी हैं, तो वह विभाजित होकर उस जगह पर नई कोशिकाएं निर्माण करके उसे उस अंग को पहले के जैसा, यानी कि जैसा हमारा हाथ पहले था, उसको ठीक कर देती हैं। तो यह समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है, जैसे कि हम चित्र में भी देख सकते हैं कि पहले इंटरफेज में क्या बदलाव होता है, फिर उसके बाद प्रोफेज, फिर इनलेट प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, इसके बाद एनाफेज और उसके बाद टेलोफेज और इसके बाद दो नई कोशिकाएं बन जाती हैं। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए इसे कायिक कोशिका विभाजन यानी कि सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। तो जो समसूत्री कोशिका विभाजन है, इसे समसूत्री कोशिका विभाजन तो कहते ही हैं, इसके साथ में इसे कायिक कोशिका विभाजन यानी इंग्लिश में कहें तो सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। तो
अगर कभी क्वेश्चन ये आता है कि कायिक कोशिका विभाजन विभाजन के बारे में लिखिए, तो जो समश्रुति कोशिका विभाजन की परिभाषा है वही हमारी कायिक कोशिका विभाजन की भी परिभाषा होगी। अगला पॉइंट, समश्रुति कोशिका विभाजन दो समरूप कोशिकाएं उत्पन्न करती है। जो समश्रुति कोशिका विभाजन होता है उसमें दो समान रूप की कोशिकाएं उत्पन्न करती है। यद्यपि कोशिका विभाजित हो जाती है, उसके बाद कोशिका विभाजित हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है। यानी कि जो पहले वाली कोशिका में गुणसूत्र थे वही जो नई कोशिका बनी है उसके भी गुणसूत्र रहेंगे। अगला पॉइंट है, जनन कोशिका ओवम एंड स्पर्म को छोड़कर पूरा शरीर कायिक कोशिकाओं का बना होता है। तो जो हमारा शरीर है यानी कि मनुष्य, तो इसमें दो होते हैं, यानी जो पुरुष होता है वह नर होता है और जो महिला होती है वह मादा होती है। तो जो महिला का ओवम होता है और पुरुष का स्पर्म होता है, इनको बस छोड़कर बाकी पूरा शरीर हमारा कायिक कोशिकाओं से बना होता है। इसमें जो विभाजन होता है वह समश्रुति विभाजन होता है। यानी कि अगर मनुष्य के शरीर में महिला का ओवम और पुरुष का स्पर्म को छोड़ दें इन दोनों को, तो पूरा शरीर में ही समश्रुति कोशिका विभाजन होता है, अगर साधारण भाषा में कहें तो। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, दोनों ही डॉटर सेल में का बना होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर दो डॉटर सेल का निर्माण करती है। तो जैसा कि हमने अभी समझा। अगला पॉइंट है, दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान रहते हैं। तो जो नई कोशिकाएं बनती हैं उनमें जो क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या होती है वह समान ही होती है। अतः इसे समसूत्री यानी कि समान गुणसूत्र हैं, अतः इसे समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। अब यहाँ पर ये नोट देखिए, पॉइंटों को आप वेरी मोस्ट लगा लें क्योंकि इसमें मैंने पहले से ही नोट लगा रखा है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। पहला है, समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही छिपकली तथा चूहे की पूंछ दोबारा निकल आती है। आपने अक्सर देखा होगा कि छिपकली की जो पूँछ होती है, कभी-कभी तो वह बहुत ज़्यादा मोटी होके अपने आप ही टूट जाती है, और अगर हम छिपकली को थोड़ी-सी भी चोट मारें, अगर उसकी पूँछ पर चोट लग जाती है, तो उसकी पूँछ टूट जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद धीरे-धीरे होके उसमें समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा वह उसी प्रकार से नई पूँछ उसमें फिर से निकल आती है। तो यह समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है। अगला पॉइंट है, समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही कोशिका में होने वाली निरंतर टूट-फूट की भरपाई होती रहती है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया था कि अगर हमारे चोट लगती है, तो वहाँ पर लाल पड़ जाता है, तो वहाँ पर लाल इसलिए पड़ जाता है क्योंकि वहाँ की हमारी कोशिकाएँ मर जाती हैं। तो उसके जो अगल-बगल की सही जीवित कोशिकाएँ होती हैं, वह कोशिका विभाजित होके उन उन कोशिकाओं में जो लाइसोसोम होता है, तो वह अपना एंजाइम छिड़क के उन मरी हुई कोशिकाओं को खत्म कर देता है, और वह कोशिका विभाजित होकर वहाँ पर नई कोशिकाओं का निर्माण कर देता है, और हमारा हाथ लाल से धीरे-धीरे फिर से पहले जैसा ठीक हो जाता है। अगला पॉइंट है, समसूत्री कोशिका विभाजन 5 अवस्थाओं में होता है होता है जो निम्नलिखित हैं, जैसा कि हमने ऊपर मुख्य बिंदु में पढ़ा था। तो जो समसूत्री कोशिका विभाजन का पहला स्टेज होता है वह होता है इंटरफेज, दूसरा होता है प्रोफेज, तीसरा होता है मेटाफेज, चौथा होता है एनाफेज और पांचवा होता है टेलोफेज। तो पहले देखते हैं हम इंटरफ़ेज़। इंटरफ़ेज़ अवस्था में यानी कि इंटरफ़ेज़ में क्या होता है? तो इंटरफ़ेज़ समश्रुति कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था है। जो इंटरफ़ेज़ अवस्था है वह कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था है। तो इस पॉइंट को आप मुख्यतः याद रखें, यानी कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि समसूत्री कोशिका विभाजन की कौन-सी अवस्था सबसे बड़ी अवस्था है? तो समसूत्री कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था है, वह है इंटरफ़ेज़। इसमें डीएनए का निर्माण होता है, तो डीएनए का निर्माण इंटरफ़ेज़ अवस्था में होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, और इंटरफ़ेज़ अवस्था में ही क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। अब देखते हैं प्रोफ़ेज़ अवस्था, यानी कि प्रोफ़ेज़ अवस्था में क्या होता है? तो प्रोफेज अवस्था में केंद्रक न्यूक्लियस धीरे-धीरे घटकर लुप्त हो जाता है। यानी कि जो प्रोफेज अवस्था है, इसमें जो केंद्रक है न्यूक्लियस वह धीरे-धीरे घटकर लुप्त हो जाता है। अगला पॉइंट, प्रोफेज अवस्था में स्प्लेंडर फाइबर यानी कि तुर्क धागा का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। प्रोफेज अवस्था में स्प्लेंडर फाइबर यानी कि तुर्क धागा का निर्माण हो जाता है तथा केंद्रक का विभाजन हो जाता है। यानी कि जो प्रोफेज अवस्था है उसमें केंद्रक पहले धीरे-धीरे लुप्त होता है, उसके बाद में स्प्लेंडर फाइबर यानी तुर्क धागा का निर्माण होता है केंद्रक में, और केंद्रक विभाजित हो जाता है। इसके बाद है प्रोफेज अवस्था में गुणसूत्र देखे जा सकते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र
प्रत्येक गुणसूत्र दो समरूपी क्रोमेटिड अर्ध गुणसूत्र से बना है जो सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु पर एक साथ जुड़े हैं। प्रोफेज अवस्था का अगला पॉइंट, प्रोफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली का टूटना और इसके बाद में लुप्त हो जाना, यानी कि प्रोफेज अवस्था में पहले केंद्रक झिल्ली टूटती है, इसके बाद लुप्त हो जाती है। प्रोफेज अवस्था की समाप्ति की निशानी है, यानी कि अगर प्रोफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली टूटती है और लुप्त हो जाती है तो यह प्रोफेज अवस्था की समाप्ति की निशानी है। अब देखते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन का तीसरी स्टेज है जो मेटाफेज, उसको। तो मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र प्रत्येक दो अर्ध गुणसूत्रों से बना हुआ और अधिक छोटे छोटे हो जाते हैं। यह सभी, यानी कि जो मेटाफेज अवस्था है इसमें गुणसूत्र प्रत्येक दो अर्ध गुणसूत्रों से बना हुआ और अधिक छोटे छोटे हो जाते हैं और कोशिका की मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसमें, यानी मेटाफेज में स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, यानी कि अध्ययन यानी कि पढ़ाई के हिसाब से हम कहें तो मेटाफेज अवस्था यह सबसे मुख्य अवस्था है अध्ययन के अनुसार। अगला पॉइंट है, इसमें केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है। कोशिका के मध्य में एक तर्कनुमा संरचना बन जाती है। अगला पॉइंट है, मेटाफेज में सेंट्रोमियर त्वरक तंतुओं से जुड़ जाता है। इसके बाद में हमारी मेटाफेज अवस्था खत्म हो जाती है। अब देखते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन की चौथी स्टेज यानी कि एनाफेज। तो एनाफेज अवस्था में यह सबसे छोटी, यानी कि जो एनाफेज, प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ी अवस्था है और एनाफेज अवस्था समसूत्री कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर दो भागों में बट जाता है, यानी कि जो गुणसूत्र है तो उसका जो सेंट्रोमियर है वह दो भागों में बट जाता है। अगला पॉइंट है, एनाफेज अवस्था के अंत तक कोशिका अपने मध्य भाग में संकुचित होना शुरू कर देती है, यानी कि एनाफेज अवस्था के अंत तक कोशिका अपने मध्य में, यानी कि बीच में संकुचित होना शुरू कर देती है। अब देखते हैं टेलोफेज, यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन की अंतिम स्टेज या अवस्था। इस अवस्था के अंत तक दो पूर्ण संतति कोशिका बन जाती है, यानी कि जो टेलोफेज अवस्था है इसके अंत तक दो पूर्ण, यानी कि दो नई कोशिकाएं बन जाती हैं। अगला पॉइंट है, पादप कोशिका में संतति कोशिकाओं को अलग करने के लिए, यानी कि जो पेड़ पौधों की कोशिकाएं हैं अलग करने के लिए संकुचन के स्थान पर एक कोशिका पट्टिका यानी कि सेल प्लेट बनाती है। तो जो इस पॉइंट को भी आप याद रखें, यानी कि जो पादप कोशिकाएं यानी पेड़ पौधों की कोशिकाएं हैं तो उन कोशिकाओं की, यानी जो नई कोशिकाएं बनती हैं उनको अलग करने के लिए संकुचन के स्थान पर, यानी कि जो जंतु कोशिका है उसमें तो संकुचन होता है, लेकिन जो पादप यानी पेड़ पौधों की कोशिकाएं हैं उनके लिए सेल प्लेट यानी कि कोशिका पट्टिका बनाती है और कोशिका पट्टिका के द्वारा पादप कोशिका दो नई कोशिकाओं में बट जाता है। अगला पॉइंट, इस अवस्था में एक कोशिका अपने अधिकतम आकार में बढ़ती है और क्रोमेटिन पदार्थ को दोगुना कर लेती है और अपने आप को दूसरे विभाजन के लिए तैयार करती है। अगला पॉइंट है, टेलोफेज सबसे अंतिम अवस्था है। इसमें इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि टेलोफेज समसूत्री कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था है। इसमें कोशिका अपने आप को दो कोशिकाओं में विभाजित होने के लिए पूर्णतः तैयार कर लेती है और उसके बाद में इसी के यानी पहले तैयार कर लेती है, यानी कि अगर बात करें हम साधारण शब्दों में तो टेलोफेज अवस्था में दो नई कोशिकाओं का जन्म हो जाता है, यानी कंप्लीट हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और स्प्लेंडर फाइबर गायब हो जाता है। अब देखते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व, यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन का क्या महत्व है। तो समसूत्री कोशिका विभाजन में संतति, यहाँ पर थोड़ा ये एक डबल लिख गया है। समसूत्री कोशिका विभाजन में संतति कोशिकाओं के गुण मात्र कोशिकाओं के समान होते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया था। बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि समसूत्री कोशिका विभाजन से ही होती है। बहुकोशिकीय यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में
समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, वो इनकी जो वृद्धि होती है वह समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही होती है। यह सभी जीवों में वृद्धि का आधार होता है, यानी कि सभी यह सभी जीवों में वृद्धि का आधार होता है, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है तो उसमें कम कोशिकाएं होती हैं। जैसे ही उसकी लंबाई बढ़ती है तो कोशिका समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा कोशिका विभाजित होकर उसका आकार बड़ा करते जाते हैं, यानी कि वृद्धि करते जाते हैं। तो जितनी भी जीवों की वृद्धि होती है वह समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही होती है। घावों का भरना, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया था, घावों का भरना तथा अंगों का पुनरुद्भवन यानी कि रीजेनरेशन इसी विभाजन के फलस्वरूप होता है। अगला पॉइंट है समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा एकमात्र कोशिका से दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमारा समसूत्री कोशिका विभाजन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन यानी कि मियोसिस। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है वह केवल जनन कोशिकाओं में होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर चित्र भी लगा रखा है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका नामकरण मियोसिस फार्मर तथा मूरे फार्मर फार्मर ने 1905 में किया था। तो इसकी जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की जो खोज की थी वह की थी बीजमैन ने, लेकिन बीजमैन ने इसका नामकरण नहीं किया था, इसका नामकरण किया था मियोसिस फार्मर तथा मूरे ने किया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मियोसिस फार्मर और इन्हीं के नाम पर इस कोशिका विभाजन का नाम मियोसिस रखा है रखा है। तो जो 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 मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। तो हम इसके लिए मानव मानव की जनन कोशिकाओं का उदाहरण लेते हैं। तो ये तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी पढ़ाया है कि मानव का पूरा शरीर है उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं होते हैं। तो 46 मेल यानी कि नर, यानी कि अगर बात करें तो पिता, और फीमेल यानी कि मादा, और यहाँ पर बात करें तो माता। तो 46 गुणसूत्र पिता में और 46 गुणसूत्र माता में, यानी कि 46 मादा में 46 नर में और 46 मादा में। तो जब अर्ध गुणसूत्र अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो इसका इसीलिए नाम रखा गया है क्योंकि इसमें आधे गुणसूत्र लिए जाते हैं। तो जैसे मेल है यानी कि पिता है तो इसके जो 46 गुणसूत्र हैं इसमें से 23 लिए जाएंगे, और यहाँ पर जो माता है तो इसके भी 23 लिए जाएंगे। तो जैसा कि मैंने समझाया था कि 22 गुणसूत्र एलोसोम होते हैं। एलुसोम सॉरी, एक पुरुष में 44 गुणसूत्र एलुसोम होते हैं और दो होते हैं 44 ऑटोसोम और दो एलुसोम। इस प्रकार से 46 गुणसूत्रों के एक, चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो, उसका शरीर बनता है। तो इसमें से जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है इसमें से आधे लिए जाएंगे यानी 23 लिए जाएंगे, तो 22 तो लिए जाएंगे ऑटोसोम और एक लिया जाएगा एलुसोम। इसी प्रकार से महिला में 22 लिए जाएंगे 22 लिए जाएंगे ऑटोसोम और एक लिया जाएगा एलोसोम, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो इसमें से पुरुष में से 22 ऑटोसोम और महिला में से 22 ऑटोसोम, तो दोनों जोड़ के 44 गुणसूत्र हो गए, यानी कि नई संतति को जन्म देने के लिए। और जो ऑटोसोम है तो एक ऑटोसोम एक एलोसोम पुरुष से लिया जाएगा और एक एलोसोम महिला से लिया जाएगा। इस प्रकार से 44 44 दूनी 22 दूनी 44, यह ऑटोसोम हो गए और दो एलोसोम हो गए। इस प्रकार से एक नई संतति में 44 प्लस 2 46, तो 46 गुणसूत्र होकर एक नए बच्चे का जन्म होता है, यानी कि नई संतति का जन्म होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है 40 प्लस 2 46, यानी कि एक नए बच्चे यानी कि नई संतति का जन्म होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, जैसा कि मैंने ऊपर आप लोगों को अभी समझाया। इसलिए इसे न्यूनकारी कोशिका विभाजन रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका 4 गुनी कोशिकाओं में बट जाती है, यानी कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका 4 गुत्ती कोशिकाओं में बट जाती है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको समझाया था कि 22 से 22 करके
एलोसोम ऑटोसोम में बढ़ जाते हैं और एक-एक करके 2 एलोसोम में बढ़ जाती है। इस प्रकार से 22-22 और 1-1 तो इस प्रकार से 4 पुत्री कोशिकाओं में बँट जाती है। अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन के द्वारा जंतुओं में शुक्राणु, स्पर्म तथा अंडाणु ओवम एवं पौधों में नर तथा मादा युग्मक बनते हैं। तो अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन में जो जंतु यानी कि जैसे मनुष्य हुआ, जानवर हुए, तो मतलब जितने भी जंतु हैं, तो इनमें शुक्राणु तथा अंडाणु एवं जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें नर एवं मादा युग्मक बनते हैं। अगला पॉइंट, अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं, स्पर्म एवं ओवम में होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही पहले ये पॉइंट समझा दिया। अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन 2 चरणों में होता है, जैसा कि हमने ऊपर मुख्य बिंदु में देखा था कि अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन भी 2 स्टेज यानी 2 अवस्थाओं में होता है। तो अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन प्रथम एवं अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन द्वितीय। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन प्रथम। तो जो अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन प्रथम है, यह भी 4 चरणों में पूरा होता है, यानी जो अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन प्रथम है, उसके अंदर भी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो पहली प्रोफेज फर्स्ट, दूसरी मेटाफेज फर्स्ट, तीसरी एनाफेज फर्स्ट और चौथी टेलोफेज फर्स्ट। तो अब है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट यह एक लंबी अवस्था है जिसमें 5 उप अवस्थाएं होती हैं, जैसा कि हमने ऊपर मुख्य बिंदु में पढ़ा था। यानी सबसे पहले कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है, असूत्रीय कोशिका विभाजन, समसूत्रीय कोशिका विभाजन, अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन। तो अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन भी 2 प्रकार से होता है, अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन प्रथम, अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन द्वितीय। तो जो अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन प्रथम है, उसमें भी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। तो जो प्रोफेज फर्स्ट है उसके अंदर भी 5 अवस्थाएं होती हैं, तो उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सभी जैसा कि मैंने आपको ऊपर मुख्य बिंदु में समझा दिया था, 5 अवस्थाएं होती हैं। तो अर्धसूत्रीय विभाजन का प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्थाएं, तो जो प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्थाएं हैं, उसमें पहली है लेप्टोटीन, दूसरी है जाइगोटीन, तीसरी है पैक्लिटीन और चौथी है डिप्लोटीन और पांचवी है डाइकाइनेसिस। तो पहले देखते हैं लेप्टेटीन, यानी पहली अवस्था लेप्टेटीन। तो लेप्टेटीन यह एक छोटी अवस्था है, इसमें गुणसूत्र और पतले हो जाते हैं और लेप्टेटीन अवस्था खत्म हो जाती है। दूसरी देखते हैं जाइगोटीन। तो इस अवस्था में समजात गुणसूत्र यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जोड़ों में व्यवस्थित हो जाते हैं और लंबाई में एक दूसरे से सट जाते हैं। इस क्रिया को अंतर ग्रथन यानी कि साइनेप्सिस कहते हैं। इन जोड़े गुणसूत्र को युग्मित गुणसूत्र कहते हैं, वाइवेलेंट कहते हैं। तीसरी है पैकिटीन। तो पैकिटीन इस अवस्था में जोड़े गुणसूत्र या बाइवेलेंट्स सिकुड़कर छोटे और मोटे हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप प्रत्येक जोड़े गुणसूत्र या बाइवेलेंट्स में 4 क्रोमोटिस्ट हो जाते हैं और अब यह टेट्रावेलेंट कहलाता है। चलिए अब देखते हैं चौथी अवस्था डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन अवस्था में जोड़े गुणसूत्र के सदस्य अपने क्रोमोटिडों के साथ अलग हो जाते हैं। केवल कुछ स्थानों पर ही वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जिस स्थान पर ये आपस में जुड़े होते हैं वहां एक्स आकार की रचना बनाते हैं, जिसे काई एंजमा कहते हैं। इसी में डिप्लोटीन में अगला पॉइंट है, इस अवस्था के अंत में गुणसूत्र दोनों सिरों की ओर चले जाते हैं, जिसे टर्मिलाइजेशन कहते हैं। अब देखते हैं पांचवी अवस्था डाइकाइनेसिस। इस अवस्था में समजात गुणसूत्रों के जोड़े के दोनों गुणसूत्र दूर दूर जाने लगते हैं और केंद्रिका कला समाप्त हो जाती है। चलिए अब देखते हैं सेकेंड यानी कि मेटाफेज। ये तो हमने प्रोफेज पढ़ा था। अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन प्रथम की पहली अवस्था प्रोफेज
प्रोफेज के अंदर जो 5 उपावस्थाएं थी उनको पढ़ा था। अब देखते हैं अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन की प्रथम अवस्था है, तो उसकी जो जो उसके अंदर जो 4 अवस्थाएं थी, तो उसकी सेकंड अवस्था मेटाफेज। मेटाफेज तो मेटाफेज फर्स्ट अवस्था में केंद्रक झिल्ली के लुप्त हो जाने के बाद समजात गुणसूत्रों के जोड़े कोशिका के मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं और तर्कु बनने की प्रक्रिया भी अब पूरी हो जाती है, यानी कि मेटाफेज अवस्था में तर्कु बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब देखते हैं तीसरी अवस्था एनाफेज। एनाफेज अवस्था में समजात जोड़े में से एक गुणसूत्र एक ध्रुव की तरफ और दूसरा दूसरे ध्रुव की तरफ चलना शुरू शुरू कर देता है। इस प्रकार एक एक क्रोमोटिड की बजाय पूरे गुणसूत्र दोनों क्रोमोटिड सहित ही एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप कुल गुणसूत्रों का आधा ही प्रत्येक ध्रुव पर पहुंचता है। अब देखते हैं चौथी अवस्था टेलोफेज। तो टेलोफेज अवस्था में आधे गुण सूत्रों वाले पहले दो केंद्रक बनते हैं और फिर पूरी कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार से हमारा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का प्रथम स्टेज खत्म है, यानी कि प्रथम अवस्था समाप्त हो जाती है। अब देखते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की द्वितीय अवस्था। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का प्रथम के पूर्ण होने के बाद अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की द्वितीय अवस्था या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है। यानी कि अगर साधारण भाषा में कहें तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का जो प्रथम अवस्था है वह जब खत्म हो जाती है, तो उसके बाद अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की द्वितीय चरण, यानी कि अगर हम इसे अवस्था ना कहकर चरण कहें, यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का प्रथम चरण खत्म होने के बाद ही द्वितीय चरण स्टार्ट होता है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वितीय के बीच की अवस्था को विरामावस्था कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का चरण प्रथम और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का चरण द्वितीय के बीच की जो अवस्था होती है उसे विरामावस्था कहते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वितीय समसूत्री यानी माइटोसिस कोशिका विभाजन जैसा ही पूर्ण होता है, यानी कि जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का द्वितीय चरण है वह समसूत्री यानी माइटोसिस कोशिका विभाजन की तरह ही पूर्ण होता है। इसमें भी 4 अवस्थाएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहली है प्रोफेज सेकंड। तो यहाँ पर आप जैसा कि यहाँ पर भी मैंने किया, ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो मैं आप लोगों को फिर भी यहाँ पर यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, तो आप उससे दिक्कत ना माने। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि पहले किताबों से मुख्य पॉइंट को छांटना उसके बाद लैपटॉप पर टाइप करना कितनी मेहनत लगती है। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और सभी सब्जेक्ट के इसी प्रकार से एनसीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मैं जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर डालूं उसके सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी चैप्टर मिस ना कर सकें। तो चलिए प्रोफेज सेकंड प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोफेज सेकंड। वहां हमने पढ़ा था प्रोफेज फर्स्ट, लेकिन यह दूसरा चरण है इसलिए यहाँ पढ़ेंगे प्रोफेज सेकंड। तो प्रोफेज सेकंड अवस्था में केंद्रिका तथा केंद्रक आवरण विघटित हो जाते हैं और क्रोमोटिन जाल संघनित होकर गुणसूत्रों का रूप धारण कर लेता है। गुणसूत्र मोटे और घने हो जाते हैं, यानी प्रोफेज अवस्था में गुणसूत्र मोटे और घने हो जाते हैं प्रोफेज सेकंड अवस्था में। अगला देखते हैं मेटाफेज सेकंड। तो मेटाफेज सेकंड अवस्था में केंद्रिका झिल्ली गायब हो जाती है। गुणसूत्र के सेंट्रोमियर दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, किंतु अलग नहीं होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड केवल द्विगुणित सेंट्रोमियर डबल सेंट्रोमियर
द्वारा जुड़े रहते हैं और तर्कु बन जाती है और गुणसूत्र तर्कु के मध्य रेखा पर सेंट्रोमियर द्वारा चिपक जाते हैं। अब देखते हैं एनाफेज सेकंड। तो एनाफेज सेकंड अवस्था में गुणसूत्र के सेंट्रोमियर विभाजित हो जाते हैं और एक गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र अलग होकर दो गुणसूत्र बना लेते हैं। नए बने गुणसूत्र तर्कु के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। अब देखते हैं चौथी अवस्था टेलोफेज सेकंड अवस्था में ध्रुवों पर स्थित गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रकीय झिल्ली बन जाती है तथा केंद्रिका पुनः बन जाती है। इस प्रकार एक अगुणित केंद्रक से चार अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। इसके बाद कोशिका द्रव का विभाजन होता है तथा एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाते हैं। इस प्रकार से हमारा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का द्वितीय चरण समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व। तो सिग्निफिकेंस ऑफ सेल मियोसिस। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन पदार्थों अर्थात अनुवांशिक पदार्थ का आपस में आदान प्रदान होता है। इसके फलस्वरूप नर जनक और मादा जनक के गुणों का भली भांति मिश्रण होता है। इससे संतानों में नए अच्छे गुणों के समावेश की संभावना अधिक अधिक हो जाती है। इस प्रक्रिया से जीवधारियों में कुछ आनुवंशिक विभिन्नताएं आ जाती हैं जो विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने ऊपर समझाया था कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। तो इसमें जो नई संतानें बनती हैं उसमें उनके जो आनुवंशिक गुण हैं उनमें कुछ भिन्नताएं भी आती हैं। क्योंकि जनन कोशिकाओं में होता है तो नर और मादा दोनों के आनुवंशिक गुण मिलते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत भिन्नताएं भी आती हैं और इसी के वजह से जैव विकास संभव हो पाता है। अगला पॉइंट है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नर शुक्राणु और मादा अंडाणु जनन कोशिका बनती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है जो निषेचन के बाद पुनः संयोजित हो जाती है। निषेचन के बाद बनी कायिक कोशिकाओं में फिर गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है जो जनकों के समान संख्या होती है। यानी कि जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है उसमें नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु जनन कोशिकाएं बनती हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यानी कि नर के शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या आधी आती है और मादा के अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। लेकिन जब ये मिलते हैं तो इसमें फिर से 46 गुणसूत्र पूरे हो जाते हैं। यही इस पॉइंट में कहने का मतलब है। चलिए अगला है किसी भी जीव के क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। तो अब यहाँ से हम पढ़ेंगे सिंड्रोम। तो किसी भी जीव के क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर आते हैं। जैसा कि जो हमारा मुख्य बिंदु था उसमें मैंने इसको ऐड करना भूल गया, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि मैंने उसमें हर एक पॉइंट ऐड किया है मुख्य बिंदु में, लेकिन मैं यहाँ पर ये सिंड्रोम है जितने भी उनको ऐड करना भूल गया। तो इससे यानी कि अगर मैंने जैसा कि पहले ही कहा था कि ये जो चैप्टर है, यानी मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊं एनसीईआरटी का, बायोलॉजी का या किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसमें एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट को मैं छांट के डालता हूं। यानी कि अगर मैं कोशिका पढ़ा रहा हूं या जैसा कि मैं यहाँ पर आप लोगों को कोशिका विभाजन पढ़ा रहा हूँ तो इसमें मैंने कोशिका के हर एक पॉइंट को इसमें ऐड किया है। यानी कोशिका विभाजन से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सिंड्रोम के बारे में। यानी कि किसी भी जीव के क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर आते हैं। सिंड्रोम सिंड्रोम पहले इसमें पहला सिंड्रोम देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम संख्या घटकर 45 हो जाती है। यानी कि टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है, यानी 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। तो यह
यह केवल महिलाओं में पाया जाता है, ना कि पुरुषों में। केवल यह महिलाओं में ही टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा उनमें बांझपन देखा जाता है। यानी कि टर्नर सिंड्रोम में स्त्रियों का शरीर अविकसित हो जाता है तथा उनमें बांझपन देखा जाता है। यानी कि उसमें बांझपन के लक्षण होते हैं। दूसरा है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, तो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या संख्या बढ़कर, यानी कि जो टर्नर सिंड्रोम था उसमें घट जाती है, लेकिन जो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम है इसमें क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। यह केवल पुरुषों में पाया जाता है। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं में पाया जाता है और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम केवल पुरुषों में पाया जाता है। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं, यानी कि इसमें जो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम है इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। तीसरा है डाउन्स सिंड्रोम। तो डाउन्स सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है। तो जो डाउन सिंड्रोम में इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है। यह महिला तथा पुरुष दोनों को हो सकता है। यानी कि जो टर्नर सिंड्रोम था वह केवल महिला को हो सकता था और क्लीनेफेल्टर केवल पुरुष को हो सकता है था। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम है यह महिला को भी हो सकता है और पुरुष को भी हो सकता है। अब देखते हैं कि इसमें ये डाउन सिंड्रोम हो जाने से क्या होता है। तो इसमें इसमें शरीर बेडौल हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में शरीर बेडौल हो जाता है। जीभ तथा होंठ मोटा हो जाता है, यानी कि जीभ और होंठ मोटे हो जाती है। मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाता है, यानी कि जो मनुष्य है, कोई व्यक्ति है जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है तो वह मंद बुद्धि होगा। ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होता है उसे मंगोलाइड कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप मुख्यतः याद रखें, क्योंकि ये बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, मंगोलाइड किसे कहते हैं। अब देखते हैं चौथा सिंड्रोम। चौथा सिंड्रोम पटाऊ सिंड्रोम। तो पटाऊ सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 46 हो जाती है। यह महिला और पुरुष दोनों में हो सकता है। यानी कि जो अभी डाउन सिंड्रोम था यह महिला और पुरुष दोनों में हो सकता है और पटाऊ सिंड्रोम भी महिला और पुरुष दोनों में हो सकता है। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम है वह केवल महिला में हो सकता है और जो पटाऊ जो क्लीनेफेल्टर था वह केवल पुरुष को हो सकता था। अब में पटाऊ सिंड्रोम यह महिला और पुरुष दोनों को हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है और उसके ऊपर का होंठ कटा होता है। तो ये पटाऊ सिंड्रोम से तो आपने कई व्यक्ति पीड़ित देखे भी होंगे, जिसका ऊपर का होंठ कटा होता है वह पटाऊ सिंड्रोम से पीड़ित होता है और वह मंद बुद्धि भी हो जाता है। अब देखते हैं अति आवश्यक महत्वपूर्ण बिंदु। तो इसको आप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लें लगा लें, क्योंकि अति आवश्यक बिंदु मैंने लिखा है तो यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं हम समसूत्री तथा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर। तो समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में, यानी यहाँ पर समसूत्री या सर्वसूत्रण कोशिका विभाजन के पॉइंट लिखे हुए हैं और यहाँ पर अर्धसूत्री या अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन के पॉइंट लिखे हुए हैं। तो पहला अंतर देखते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है, यानी समसूत्री कोशिका विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है। इसमें और जो अर्ध समसूत्री कोशिका विभाजन है इसमें कोशिका दो बार विभाजित होती है। अर्ध अर्धसूत्रण फर्स्ट एवं अर्धसूत्रण सेकेंड। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। इस प्रकार का कोशिका विभाजन केवल शारीरिक कोशिकाओं यानी कि सोमेटिक सेल में होता है। यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन केवल शारीरिक कोशिकाओं यानी सोमेटिक सेल्स में होता है, जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन यह केवल जनन कोशिकाओं के परिपक्व होने के समय होता है। इससे जनन कोशिकाएं बनने में सहायता मिलती है। देखते हैं तीसरा पॉइंट। प्रोफेज जल्द समाप्त हो जाती है, यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था जल्दी समाप्त हो जाती है, जबकि अर्ध समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था अधिक समय समय पर समाप्त होती है। चौथा चौथा अंतर। समसूत्री कोशिका विभाजन में एक क्रोमोसोम का दो क्रोमेटिड अलग हो जाता है, अर्ध जबकि अर्ध अर्ध समसूत्री कोशिका विभाजन में अर्धसूत्रण फर्स्ट में प्रत्येक समजात गुणसूत्रों के क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। अब देखते हैं पांचवा अंतर। समसूत्री कोशिका विभाजन में एनाफेज में प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड अर्ध विपरीत ध्रुवों पर जाते हैं, जबकि अर्ध समसूत्री कोशिका विभाजन में प्रत्येक समजात गुणसूत्र के सेंट्रोमियर अपने साथ अपने दो क्रोमेटिड लेकर विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं।
ये थे हमारे समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के अंतर अंतर। इस प्रकार से हमने एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया। अगर आप लोग एनसीईआरटी के सभी चैप्टरों सभी सब्जेक्ट को ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मैं जितने भी नए नए एनसीईआरटी के चैप्टर डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, वो आप कोई भी चैप्टर मिस ना कर सके। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।